नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। लद्दाख के गलवान में जो चीन ने हिमाकत की है, क्या उसका जवाब आर्थिक मोर्चे पर देना संभव है? किस तरह की कार्रवाई भारत को करनी चाहिए? क्या हमें अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को चीन के साथ सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है? क्या चीन की बार बार बैक स्टेपिंग से हमें सबक नहीं लेना चाहिए? इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक जी। बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। आपने बिल्कुल प्रश्न ऐसा पूछा है जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है इस समय। जी। कि सबसे पहले तो चीन ने जिस तरह से हिमाकत की है कि नेगोशिएशन चल रहे थे, विथड्रॉल होना था और उस विथड्रॉल के बीच में इस तरह का उन्होंने कार्रवाई की है कि अगर मिलिट्री एक्शन नहीं भी लिया जाना था तब भी उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके भारतीय फौजों के ऊपर हमला किया, भारतीय सीओ को मारा इस तरीके से, और उसकी वजह से जो है भारतीय फौज में भी बहुत ज्यादा तनाव पैदा हुआ। उन्होंने उसके लिए बदला लेने का प्रयास किया, तो दोनों तरफ से इतने जो है लोगों की शहादत हुई। तो मैं समझता ये हूं कि ये चीन के जो है बहुत दोबारा से अपना इस रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या उनके दिमाग में ऐसी बातें हैं कि भारत जैसे देश के साथ में, जहां वो कहते हैं पहले तो कि भारत और चीन दोनों ही एशिया की उभरती हुई और पुराने सभ्य संस्कृति वाले देश हैं और वो एशिया को और विश्व को जो है शांति प्रदान कर सकते हैं, आर्थिक प्रगति दे सकते हैं। लेकिन इस समय जो उन्होंने कुछ ऐसा, जिस तरह से वहां से विचार आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ में मिलकर और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के साथ में मिलकर पूरे विश्व को उन्होंने अपना एनिमी, एडवर्सरी समझकर उसको जो है पूरे तरीके से बहुत ही वायलेंट एक्शन लेने का, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का रवैया अपनाया है। और भारत भी उसके चक्कर में आ चुका है, क्योंकि भारत ने उनसे हमेशा कहा है कि हमारे जितने भी रिश्ते हैं आपस में, वो बातचीत के जरिए और द्विपक्षीय रूप पे सहल हो सकते हैं, और हमारी बातचीत जारी भी रही है। लेकिन हर बार जो है वो अपना किसी ना किसी तरीके से वो भारतीय जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या और इलाके हैं, उसमें कहीं ना कहीं से वो अपनी बढ़त बनाए रखना, दिखाना चाहते हैं। और जो हमारे पास खबरें आती रही हैं, चाहे लद्दाख से आई हों, चाहे अरुणाचल प्रदेश से आई हों, सिक्किम के पास से आई हों, तो हर बार हमने देखा है कि कोशिश रहती है उनके लोगों की कि ज्यादा से ज्यादा अपना वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करें। तो खाली ये नहीं है कि जैसे पुराने जमाने में होता था कि सर्दियों में आ गए, या जब हमारे चारवाहे उधर की तरफ गए इलाकों में, तो वो कभी हमारे सेना वाले उधर गए उस एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, कभी उनके लोग आए। इस बार जो है चूंकि उन्होंने इस तरह की बात करी है, तो भारत में बहुत रोष है, बहुत ही एक तरीके से चीन के विरुद्ध भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। मेरे ख्याल से जरूरी है कि चीन को, भारत सरकार को भी और भारतीय जनता को भी एक कड़ा संदेश देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक प्रश्नों पर जो भी रवैया अपनाया जाए, जो भी नीति अपनाया जाए, उसके लिए काफी समय लगता है और बहुत सोच समझ के इस कार्य को करना होता है। क्योंकि जिस समय ये कार्यवाही शुरू की जाती है तो शुरू तो हो सकती है, उसका आगे जाकर क्या असर होना है और हमारे अपने आर्थिक स्तर पर क्या असर पड़ने वाला है, हमारे लोगों पर किस तरह का असर पड़ेगा, उसमें भी हमें ध्यान रखना होगा। जी। शशांक जी, ये भी समझना चाहूंगी कि हमें चीन के मंसूबों पर भी नजर रखनी होगी। और ये भी कहा जाता है चीन की सीमा जितने देशों से लगती है उससे ज्यादा देशों पर वो अपना कब्जा जताता है कि या क्लेम करता है। साउथ चाइना सी की भी बात करें तो वहां भी तमाम देश उससे परेशान है। हर किसी से उसने विवाद मोल ले रखा है। देखिए, चीन ने पिछले साल 2019 में एक अपने पॉलिसी अपनाई थी कि 2050 तक चीन विश्व की एक सबसे बड़ी ताकत बन के निकल आएगा। और उसके बाद से ही हमने देखा कि सबसे पहला तो उनका पॉलिसी जो उन्होंने अपना प्रोनाउंसमेंट किया वो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू हुआ कई देशों में, जो है जहां जिनको पहले और जगहों से, चाहे विश्व संस्थाएं हों, वर्ल्ड बैंक जैसी, या और जो अच्छे आर्थिक स्थिति वाले देश हों, उनसे ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था, तो चीन से पैसा मिलना शुरू हुआ तो बड़े खुश हुए। लेकिन उसमें बाद में देखा कि चीन का जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत जबरदस्त 7 या 8% होता था, और कई बार प्रोजेक्ट्स ऐसी होती थी कि पैसे नहीं दे पाते थे। तो एक तो तरीके से ये देखा जाएगा कि चीन ने जब पूरे विश्व में
अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पॉलिसी अपना के जो है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी चीन से जोड़नी चाहिए। दूसरी चीज ये कोविड का महामारी फैली और जहां जहां ये बीआरआई का प्रभाव फैला था वहां सबसे ज्यादा कोविड फैला। तीसरा उन्होंने जो है जो उनके साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स थे, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स माने जाते थे, उस पे उन्होंने पहले वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट वगैरह बनाने की बात चलती रही थी आसियान के साथ में, और ये बात था कि अगर कोई इकोनॉमिक कार्रवाई करना चाहे तो उसको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं और बाद में जब भी मसला हल होगा तब देखा जाएगा कि किस प्रोपोर्शन में जो है उन चीजों को इकोनॉमिक रिसोर्सेज को शेयर किया करना चाहिए। लेकिन चीन ने पिछले कुछ सालों में अपने उन सब द्वीपों को मिलिटराइज करना शुरू कर दिया, नेवल इंस्टॉलेशंस बना दिए। उन्होंने एयर डिफेंस के लिए भी उन्होंने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी कि ऊपर से भी कोई हवाई जहाज नहीं गुजर सकता है, और उसके साथ ही साथ खाली अपने पड़ोसी देशों के नहीं बल्कि जो उनके द्वीप समूह जो बहुत दूर दूर पड़ते थे, जैसे इंडोनेशिया का नटूना हुआ या ऑस्ट्रेलिया के हुए कोई द्वीप, वहां पे भी जाके उन्होंने सबसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो या तो ये समझ सकते हैं कि दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो चीन जो है अपने को नंबर 1 पावर बनाने के लिए दिखाना चाहता है सब देशों को कि वो जो है चीन को एक किसी तरह से ज्यादा इज्जत दें, और दूसरा वो अमेरिका के साथ में या और जो पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उनसे अपने को अलग हटाएं। और मैं इसमें ये भी कहूंगा कि इसमें अमेरिका के साथ भी ये बात रही है कि अमेरिका ने बहुत कई देशों के साथ में मित्रता और बढ़ाने का प्रयास तो किया है, लेकिन जब भी कभी उन देशों को, जैसे फिलीपींस के साथ में हुआ, अमेरिका ने बहुत उनको सहायता देने का करा कि आप लॉ ऑफ द सी उसमें ट्राइब्यूनल में जाइए जो आपका झगड़ा है इसका साउथ चाइना सी के बारे में, और वो जीत भी गए। लेकिन बाद में उनको यही लगा कि चीन के साथ में बायलैटरल तरीके से मसला हल कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं कहूंगा ये कि धीरे धीरे करके जो साउथ चाइना सी के मसले पर भी जो पड़ोसी देश थे ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने चीन के साथ में मिलजुल कर अपना आपस में मसले हल करने का प्रयास किया। इसी तरीके से जो आसियान के देशों का और देशों के साथ में संबंध बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बन रही थी, वहां पर भी चीन ने अपना हावी होने का प्रयास किया उन सब देशों के ऊपर। और मैं समझता हूं कि खास करके जो ये ताइवान और हांगकांग के मसले पर उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव रवैया अपनाया है, तो वो समझता हूं कि वो बहुत उनको उसकी वजह से पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश गया है कि चीन जो है इस समय शांति से नहीं बल्कि वो हर तरह वायलेंस या किसी तरीके से बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने सुपीरियरिटी को कायम करना चाहता है। तो ये मेरे ख्याल से सब देशों में एक तरीके से चिंता का विषय बना हुआ है, और अब आवश्यक हो गया कि भारत के लिए चाहे वो बायलैटरल तरीके से चीन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जवाब दे जहां कहीं भी चीन आगे बढ़ने का प्रयास करता है, दूसरा आर्थिक रूप से देखे क्योंकि हमारे पास जो 90 बिलियन डॉलर का अगर हमारा उनके साथ में व्यापार होता है तो उसमें हम देखते हैं कि करीब करीब 80% 85% फायदा चीन को हो रहा है। तो एक तरीके से हमारे यहाँ अंदरूनी तौर से बड़ा इसका वो डिबेट चल रहा है कि क्यों हम चीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि वो हमारे पर इस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर करता है और हम उसकी आर्मी को और मजबूत करते हैं, क्योंकि जितना हमारा डिफेंस बजट है उससे ज्यादा हम उसको पैसा दे देते हैं। जी, जितना हमारा डिफेंस बजट है उससे ज्यादा हम चीन को पैसा दे देते हैं। हमारा इंपोर्ट बिल चीन के साथ इतना ज्यादा है, हमारी टोटल इंपोर्ट का 14% से ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो चीन से करते हैं। तो क्या चीन की बौखलाहट की वजह ये भी है कि हमारा उसको ये डर है कि हम अमेरिका से नजदीकी बढ़ा रहे हैं? देखिए, शुरू शुरू में तो मुझे याद पड़ता है कि चीन के जो डेलीगेट्स के साथ हमारी बात होती थी वो कहते हैं कि नहीं आप जरूर, बहुत अच्छी बात है, आप अमेरिका के साथ में अपने ताल्लुकात बढ़ाइए, क्योंकि अभी आपके ताल्लुकात बहुत अमेरिका से पिछड़े हुए हैं और चीन और अमेरिका में बहुत ज्यादा डायलॉग रहता है, बहुत ज्यादा तरह तरह के क्षेत्रों में हमारे संबंध बने हुए हैं। और आपको याद भी होगा कि एक समय था जब अमेरिका के राजनेता कहते थे कि G2 टाइप का एक होना चाहिए दुनिया में शांति के लिए, कि एशिया में जो है चीन को हमें आगे बढ़ना देना चाहिए। आपको याद होगा क्लिंटन साहब ने एक बार कहा भी था जब ये एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स का हुआ था, पाकिस्तान ने भारत के उसके बाद में इमीडिएटली करा था, और फिर कारगिल का मसला हुआ तो उन्होंने, क्लिंटन ने कहा कि चीन वाले इसको जो है मदद करेंगे, इसको मसले को रिजॉल्व करने में। तो चीन को कुछ गलत फहमियां भी हो गई थी उस समय, तो उन्होंने हमको पहले पहले कहा कि नहीं आप अमेरिका से रिश्ते सुधारिए। लेकिन अब बात जब अमेरिका के रिश्ते सुधर चुके हैं और अमेरिका चीन के रिश्ते खराब हो चुके हैं, तब उनको लगता है कि अब ये तो बहुत ही गलत बात हो गई है और किसी तरीके से सब देशों के ऊपर दबाव डाला जाए कि अमेरिका से रिश्ते आगे ना बढ़ाएं।
तो मैं समझता हूँ कि ये चीन की बहुत गलत नीति है, क्योंकि वो किसी और देश को, खासकर भारत जैसे देश को, जो कि बहुत समय से गुटनिरपेक्ष देशों का, विकासशील देशों का और चीन के साथ और भी देशों के साथ में उनके हमारे रीजनल, इंटर रीजनल और इस तरह के कई सारे फ्रेमवर्क्स में बातचीत जारी रही है, तो कैसे वो समझते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ में रिश्ते बढ़ाएगा तो वो उसको जो है किसी तरीके से उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए, उसके ऊपर मिलिटरीली जो है हमें हमला करना चाहिए कुछ उसके क्षेत्रों में देखने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि उसकी प्रेस्टीज जो है सब जगह खराब हो। तो वो प्रेस्टीज अब खराब होने वाली नहीं है, क्योंकि सन 62 का जो मसला था, उस समय वो माओ से तुमने निर्णय लिया था कि भारत की प्रेस्टीज खराब करनी है, लेकिन अब ये खराब नहीं होने वाली है, अब चीन की खुद की प्रेस्टीज खराब होने वाली है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि चीन के जो राजनेता हैं वो अपने मिलिट्री जनरल्स ने अगर उनको गलत इंप्रेशन दिया है तो वो उनको समझाएं, अपने नीतियों में, अपने मैन पावर में अगर उनको कुछ बदलाव करने चाहिए उनको, क्योंकि भारत और चीन को आगे बढ़ के जो है दोस्त, असली बात यह है कि अंत में हमको दोस्ती के रास्ते ही और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन थ्रू ही आगे बढ़ना होगा। इसमें जो है अगर वो जितना झगड़ा करना चाहेंगे उससे कुछ नहीं होगा। भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहेगा, दूसरा अमेरिका के साथ में रिश्ते हमारे आगे बढ़ते रहेंगे, और चीन अगर ये सोचता है कि 100% सिक्योरिटी लेगा, 100% अपना कंट्रोल करेगा सारे एरियाज पे, और भारत हो या कोई और देश हो उनके ऊपर वो हमला कर देगा जब भी वो किसी तरीके से और लोगों के साथ रिश्ते बढ़ाते हैं, तो ये इस तरह से बात नहीं चलने वाली है। ये बिल्कुल गलत रवैया है। अब चीन को अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाना ही होगा, और हमारी जहां बात चलती है तो हम समझते हैं कि हमको अपने एशिया के देशों के साथ में और देशों के साथ में रिश्ते और मजबूत करने होंगे, और हमको ये अपनी आर्थिक नीतियों पे एक बार फिर से रिव्यू करना होगा कि अगर हम सोचते हैं कि चीन के जो कंपनी बाहर से निकल कर आना चाहती हैं, वो उसमें भारत को भी उसमें कोई भागीदारी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, और भारत की आर्थिक प्रगति में उससे कुछ मदद मिल सकती है क्या। तो मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है कि इस बात को खाली हम अपने अंदरूनी हालात की तरफ से ना देखें, क्योंकि मैंने देखा जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, फेमस अरुण कुमार जी हैं और लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप एक मैसेज तो दे सकते हैं अगर आप उनके बॉयकॉट करते हैं चीन की नॉन एसेंशियल आइटम्स को, लेकिन उससे 4-5 बिलियन डॉलर से ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि वो ठीक है, उसका मैसेज दीजिए, लेकिन उसके बाद में जो आपको अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने हैं, और ये ध्यान रखना है कि अगर चीन से वाकई में कंपनीज निकल कर आना चाह रही हैं, चीन और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं, तो मार्केट एक्सेस नहीं मिलने वाला है चीन को, तो भारत को अगर मिल सकता है वो मार्केट एक्सेस, और भारत में कंपनीज आती हैं, तो हम क्या क्या किस तरीके से करें कि भारत का अपना मार्केट भी हम उनको ऑफर कर सकते हैं, इन कंडीशन पे कि भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ज्यादा बढ़ना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और टेक्निकल डेवलपमेंट भारत के अंदर होना चाहिए। जी, शशांक जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह चीन दादागिरी दिखा रहा है, वो ये बता रहा है कि आपको इससे ऑस्ट्रेलिया से अच्छे रिश्ते रख रहे हैं तो उनको दिक्कत है, अमेरिका से अगर हम संबंध बढ़ा रहे हैं तो दिक्कत है। तो इस तरह की दादागिरी दिखाना अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को बनाए रखने में किस तरह की, हम चाइना को नहीं बताते कि आप नॉर्थ कोरिया से रिश्ते बनाए ना बनाए, या उसने क्या भारत को नेपाल या पाकिस्तान समझा है कि वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पुराने जमाने में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां रही थी, लेकिन वो 67 के बाद से तो काफी कुछ सुधर चुकी थी। तो चीन को जो है फिर से अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना बहुत आवश्यक हो गया है। उसको ये सोचना कि भारत अपने रिश्ते ऑस्ट्रेलिया से नहीं बढ़ाएगा, या जापान से नहीं बढ़ाएगा, या अमेरिका से नहीं बढ़ाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। और अगर सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है चीन इन रिश्तों में, तो ये चीन को अपने अंदर देखने की जरूरत है, अपनी पॉलिसीज में देखने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो भारत को या कुछ और देशों को किसी तरीके से डराए या धमकाए, या किसी तरीके से वहां पर जो है उनके बॉर्डर एरियाज को ग्रैब करने की कोशिश करे। तो हम समझते हैं कि वो उससे गलत ही, बल्कि उल्टा ही उससे काम होगा कि भारत फिर और तेजी से अपने रिश्तों को इन देशों के साथ में बढ़ाएगा, अपने मिलिट्री और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज और अपने इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाना चाहेगा। और जो भी और एरियाज में चीन ने जैसे कहा है कि वो साइबर में और स्पेस में अपने वो बनाना चाहते हैं, तो भारत की भी प्लान्स है स्पेस में अपना पूरा वो मिशन बनाने का, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने का। तो भारत जो है उसको और तेजी से बढ़ाने का वो करेगा, प्रबंध करेगा। और जिस तरह से चीन ने अगर इस बार जो है वो नीति अपनाई थी कि पीसफुल तरीके से रिश्तों को नेगोशिएशन के थ्रू हल करना था बॉर्डर एरियाज के, तो वो उन्होंने नहीं करा है। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत गलत मैसेज उन्होंने दिया है, और भारत जो है उसके लिए जरूर
अब ज्यादा सावधान रहेगा और कोशिश करेगा कि किसी तरीके से भी वो चीन दोबारा से इस बात को ना दोहरा पाए। जी। शशांक जी, चीन जो है वो सिर्फ टेरिटोरियल क्लेम नहीं करता, वो साइकोलॉजिकल वॉर भी छेड़ता है, और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में साइबर अटैक किया, और ऐसे हमलों की आशंका जताई जा रही है कि वे दूसरे देशों पर भी कर सकता है, भारत पर भी इस तरह के हमले कर सकता है। तो हमें उससे तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि वो हर लेवल पर लड़ाई छेड़ता है। अब देखिए, भारत में ये हमारी अपनी कमजोरी रही है कि हालांकि साइबर अटैक्स के लिए हमने काफी अपने जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उनको काफी तरीके से इंसुलेट कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर एक तरीके से भारत में आम जनता के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है अगर हमारे जो नेटवर्क्स हैं, पब्लिक नेटवर्क्स हैं, वो हैक कर दिए जाते हैं या कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है, जो एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र बना हुआ है साइबर अटैक्स के लिए, तो उसमें उन्होंने जो है कोशिश करी है कि किस तरह से खाड़ी के देशों के रिश्ते जो भारत के साथ में खराब किए जाएं, और बार बार उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि भारत जो है वो एंटी मुस्लिम कंट्री है या एंटी अरब कंट्री है। तो ये जो है इस तरीके के हमले जो है वो रिश्तों को, हमारे रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। एक तरह के डाइवर्शनरी ये टैक्टिक्स होती है, उनको फायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम समझते हैं कि इसकी वजह से भारत को जो है अपने कैपेबिलिटीज को हर दिशा में और बढ़ाने की आवश्यकता है, और जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, प्राइवेट हमारे जो कैपेबल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको साथ में लेकर चलने की जरूरत है कि वो पूरे तरीके से इमीडिएटली आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इसमें हर बार देखा गया है कि इसमें जो यंगस्टर्स होते हैं वो कहीं ज्यादा इसमें साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए भारत को खाली अपने जो सीनियर इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं, बल्कि वो जो है इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाना होगा कि पूरे देश के अंदर कोई भी अगर ये देखता है कि किसी तरह का साइबर अटैक कहीं हो रहा है, और हमारे रिश्ते भी और देशों के साथ में ऐसे हों कि उनके साथ में भी हम अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें, जिससे कि हम इस इमीडिएटली साइबर अटैक को रोक सकते हैं। क्योंकि हमारे इतने बड़े वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब उनमें नुकसान हो सकता है, और भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम किसी तरीके से भी अपने को जो है अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पे हार्म ना होने दें। जी। साथ ही जो चीन है, उसको भारत में जो उसने इतना बड़ा मार्केट अपना तैयार किया कि वो व्यापार करता है, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है, तो एकदम से नहीं हुआ, 2 दशक से ज्यादा का उसको समय लगा। तो हमें भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, गोल्स बनाने होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे, पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे इस लॉन्ग टर्म चेंज के लिए, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की बात हो या पावर सेक्टर की बात हो, या फिर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स फार्मा इंडस्ट्री में यूज होते हैं। धीरे धीरे हमने अपनी जो इंग्रेडिएंट्स की इंडस्ट्री उसको खत्म करके चाइना पर इंडिपेंडेंस बनाई, उसको खत्म करने के लिए लंबे अवधि के लिए दीर्घकालिक जो हमारी योजना है उन पर हमें फोकस करना होगा। देखिए, ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो भी पॉलिसीज अपनाए, पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमने सारे कैपेबिलिटीज अपने यहाँ डेवलप करने की कोशिश करी, और उसके बाद में जो है जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन में क्राइसिस आना शुरू हो गया, तो हमने पूरे इंडस्ट्री को ऐसा खोला, हमने कहा जहां से चीपर चीजें मिल सकते हैं करें, और हम अपनी कैपेबिलिटीज और चीजों में बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन पूरे तरीके से हम जो इंटरनेशनल सप्लाई नेटवर्क्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स होते हैं, उसमें पूरे तरीके से जुड़ भी नहीं पाए थे, क्योंकि इस बीच में हमारे यहाँ, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश हैं, हमारे यहाँ इस तरह की फीलिंग्स उठनी भी शुरू हो गई कि क्यों हम जो है बाहर के देशों के साथ में अपना व्यापार इतना बढ़ा रहे हैं, डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं हम सब चीजें अपने यहाँ अपने आप करें। तो मैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर से इस तरह की फीलिंग्स भारत में आनी शुरू हो गई हैं कि क्यों ना हम अपने को बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाएं, 100% जो है हम अपने ऊपर कैपेबिलिटीज करें। तो आजकल के युद्ध जमाने में मैं मानता हूं कि वो ग्लोबलाइजेशन का एक एरा था जो जा चुका है, जिसमें अमेरिका या वेस्टर्न देशों ने कोशिश करी थी कि किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह का टाइप का एरा दोबारा से लाया जाए, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो है ज्यादा आगे बढ़ाया जाए ग्लोबलाइजेशन की एरा में, बजाय इसके कि गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा रहें। तो अब ये है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज भी हमको इम्पोर्टेंट रखनी जरूरी है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग और R&D सेंटर्स बनाने, और हमारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं। अब देखिए, मैंने जब कभी कई बार बात करी है सीनियर साइंटिस्ट से, तो वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहले काम होता था वो भी अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब भी सब लोग कहते हैं जो बाहर से आप ले सकते हो तो उसको ले लीजिए आप सीधे सीधे। तो एक तरीके से हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने साइंटिस्ट को इस तरीके से मदद करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, ताकि वो सब चीजें जो हैं, जहाँ कहीं से भी टेक्नोलॉजी जो है वो कोऑपरेशन कर सकते हैं तो उसको लेकर आए, यहाँ पर
उसको बनाए साथ में, और भारत सरकार को इस तरह के नेटवर्क्स बनाने होंगे ताकि जो एडवाइस जो है खाली एक ही ग्रुप से ना मिले, नहीं तो वो वन साइडेड हो सकती है। भारत जैसे बड़े देश के लिए पॉसिबल नहीं है। उनको सब तरह से लेना होगा, इकोनॉमिस्ट से भी लेना होगा, डॉक्टर से भी लेना होगा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से भी लेना होगा, एजुकेशनिस्ट से भी, साइंटिस्ट से भी, सबके ध्यान रखना होगा। और फिर हमारे बहुत बड़ा ग्रुप, हमारे लोग भारतीय मूल के लोग सारे विश्व में फैले हुए हैं और वो भारत के साथ में मिलकर उठने को तैयार हैं, क्योंकि उनको जो इज्जत मिलती है वो जानते हैं कि भारत की वजह से मिलती है, और अगर भारत का तबका बढ़ता है तो उनका भी रुतबा बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आवश्यक है कि हमको दोबारा से एक बड़ा इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ प्लानिंग करनी होगी। और जो चीन ने बहुत एक सोच समझ के बीच में उन्होंने हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें जो है पैसा लगा के, थोड़ा ही पैसा लगा है लेकिन उसमें ऐसा हो गया कि उनकी सब पे उन पे ज्यादा कंट्रोल होता चला गया कि जब ये स्टार्टअप बड़ी कंपनीज बनते हैं तो चीन उनके साथ में उठते चले जाएंगे, उनका इंडिया में इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाएगा। तो खाली जब ये HDFC का मसला हुआ तब हमको ध्यान में आया, लेकिन उससे पहले तो हमारी बहुत सारी कंपनीज में चीन का उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका था। लेकिन उसमें चीन ये कह सकता है कि भाई हमने उनको खुद कहा कि आप बैलेंस कीजिए ट्रेड को बाय इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, तो वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो इन्वेस्टमेंट्स के वो एरियाज जिनमें हम समझते हैं कि बहुत ही हमारे लिए सेंसिटिव नहीं है, और जहां पे हम सोचते हैं कि हमारे पर पूरा 100% कंट्रोल बाहर की पावर्स का नहीं होगा, बाहर की कंपनीज का नहीं होगा, वो एरियाज में हम चीन को या जो और देशों को आने दें। और जो कंपनीज चीन से निकलकर बाहर आना चाहती हैं, तो अगर उनके सप्लाई नेटवर्क्स बने हुए हैं एशिया में या कहीं और देशों में, तो हम उनके साथ में जुड़ने का प्रयास करें, अपना मार्केट एक्सेस उस बेसिस पे देने की कोशिश करें कि भाई इसमें रेसिप्रोकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, म्यूचुअल इसमें जो एडवांटेज होना चाहिए। जी, म्यूचुअल एडवांटेज होना चाहिए। जिस तरह की भी हम पॉलिसी बनाएं, अगर बाहर की कंपनियां इंडिया में आना चाह रही हैं तो इस तरह का एनवायरनमेंट भी हमें उन्हें देना होगा कि वो उसमें ग्रो कर सके, और उनके लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। साथ ही जो नॉन टैरिफ बैरियर है उनके जरिए किस तरह चाइना को रोका जा सकता है, ये आप हमें बताएं। देखिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स का दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये कि आपके यहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतने रीजन्स हैं, तो आप उनसे कहिए कि भाई जो भी हमारे यहाँ आएगा उसका सबका सब फाइनल प्रोडक्ट जो है वो भारत के अंदर ही बनना होगा, ताकि हम क्वालिटी कंट्रोल चेक कर सकें, नंबर वन। और दूसरा, हम उसको ईज ऑफ बिजनेस के मातहत उसको लाकर सब अपने जितने भी हमारे अलग अलग प्रोविंसेस हैं, जहाँ अलग स्टेट्स हैं, जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग तरह से होता है, तो सबको ईजी करते हो। तो एक तरीका तो ये है नॉन टैरिफ बैरियर का। दूसरा ये है कि हम क्वालिटी कंट्रोल लगा के चलें, चाहे सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी या जो भी और कई तरह के कंट्रोल्स हो सकते हैं, उनको हम साथ में बढ़ाएं कि भाई ये सब चीजें जो भी आएंगी हम उनको चेक करेंगे पहले, उसके बाद में ही वो आ सकती हैं। तीसरा, हम ये देख सकते हैं कि चीन ने जो सामान भेजा है हमारे यहाँ या और देशों के अंदर, अगर उसमें कोई क्वालिटी में किसी तरह की जो है उसमें कमी रही है, तो हम उसको पॉइंट आउट करें कि भाई ये आइटम्स हम नहीं बुलाएंगे जब तक इसमें एक्स्ट्रा कंट्रोल्स लगेंगे, या आपकी कंपनीज के अंदर हम अपने एक्सपर्ट्स को भेजेंगे चेक करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो क्वालिटी कंट्रोल खाली हमारे देश के एंट्री पॉइंट पर नहीं होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा आपके यहाँ जहाँ वो चीज बन रही है, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल होगा। आपकी फैक्ट्रीज में हमारे लोग बैठेंगे जाकर और वो देखेंगे किस तरीके से ये चीज बनाई जा रही है। तो ये बहुत तरह तरह के कंट्रोल्स हो सकते हैं जिसको हमें बनाना आवश्यक है, क्योंकि हमारा जिस तरह से उनको एडवर्स बैलेंस है ट्रेड का, तो बहुत आवश्यक है कि इसको बराबर बराबर भी करा जाए, और दूसरी तरफ ये करा जाए कि किस तरीके से हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल्स होना चाहिए, मार्केट एक्सेस है, उसको किसी ना किसी तरीके से हम उस पे भारत सरकार का और हमारे एक्सपर्ट लेवल का इसमें किसी तरह का इसमें बीच में रवैया आना चाहिए उनका हाथ। जी, जिस तरह की हमने देखा कि फॉल्टी किट्स दुनिया भर में चीन ने भेजी, एक तरफ पूरी दुनिया को एक महामारी दी, पेंडेमिक दिया, दूसरी तरफ फॉल्टी, तो दुनिया का भरोसा जो है दुनिया भर के देशों का वो चीन पर कम हुआ है हाल ही में जितनी भी घटनाएं हुई हैं जो कोरोना से लेके अब तक। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये चीन की अपनी कमी थी कि उन्होंने ठीक से इमीडिएटली नहीं बताया कि ये कोरोना वायरस निकला कहां से है, कि हर तरीके से उन्होंने ये देखा कि ये वायरस जो है कभी कहते हैं वेट मार्केट से निकला, कभी कहते हैं लेबोरेटरी से निकला, कभी कहीं से, और फिर जो उनके डॉक्टर्स वगैरह जिन्होंने पहले बताने की कोशिश करी वो बेचारे खुद उसमें मर गए इसके कोविड वायरस की वजह से। लेकिन अब वो क्या किस वजह से मरे हैं, क्यों नहीं मरे हैं, क्योंकि वो तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे,
वो कोरोना से डील ही नहीं कर रहे थे, तो कैसे कोरोना से मर गए। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि और चीन में जिस तरीके से कोरोना फैला तो यूनिफॉर्मली हर जगह नहीं फैला, कुछ जगहों पे फैला, कुछ जगहों पे नहीं फैला, कुछ देशों में फैला, कुछ देशों में नहीं फैला। तो एक तरीके से सबको ये थोड़ा सा सस्पिशन हुआ कि कहीं चीन ये जानबूझ के तो नहीं फैला रहा है कि कुछ दिशाओं में अपने लोगों को ज्यादा भेजकर कोरोना से जो इन्फेक्टेड है वो कर रहा है। क्योंकि पुराने जमाने हम सुनते आए हैं कि पहले जब यूरोप वगैरह में प्लेग होता था तो प्लेग के कंबल उठा के वो ले जाते थे, और चाहे वो अमेरिका में हुआ तो वो रेड इंडियंस को गिफ्ट कर दिए, या वहां पे ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पे उन्होंने अबॉरिजिन्स को गिफ्ट कर दिए, तो बेचारे सब मर गए वहां पर, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह के जो है वो बायोलॉजिकल टाइप का वॉरफेयर देखा ही नहीं था। तो चीन भी कहीं उससे तो एडवांटेज नहीं ले रहा है। अपने सब प्रिजनर्स को कई बार मैंने देखा है कि वो अफ्रीका में या एशिया में कई प्रोजेक्ट्स में भेजता है, वो अपने प्रिजनर्स को उठा कहता है चलो फ्री हो जाओगे। तो ये पुराने जमाने में होता था और देश भी करते थे कॉलोनियल पावर्स। तो चीन क्या नया कॉलोनियल पावर बनना चाहता है क्या? उसका जो ये 2050 का ये प्लान है वो प्लान खाली अपने कैपेबिलिटीज के बेसिस पर ही नहीं है, बल्कि इस बेसिस पर है कि जो वर्स्ट प्रैक्टिसेस थी पुराने जमाने की उसको कैसे फॉलो करा जाए और अपना जो है दबदबा बनाया जाए पूरे विश्व के ऊपर और खासकर एशिया के ऊपर। जी, कई सवाल चीन पर खड़े हो रहे हैं और हर तरफ से खड़े हो रहे हैं, और वो लगातार विवादों में घिरता जा रहा है अपने आक्रामक रुख के कारण, चाहे वो टेरिटोरियल क्लेम कर रहा हो, चाहे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए हो, चाहे पूरी दुनिया को जो बीमारी दी उसके जरिए, चाहे साइबर अटैक के जरिए, हर जगह चीन का नाम आ रहा है। क्या चीन में एक इंटरनल प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी चल रही है? क्या शी जिनपिंग उसके केंद्र में है, जिसकी वजह से वो बॉर्डर्स पर अपनी जनता का ध्यान बटाना चाहते हैं? ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। इसको हमें और ध्यान से इसको जो हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनसे उसको स्टडी करना होगा, साथ में जो और एक्सपर्ट्स भी हैं ग्लोबली उनके साथ में मिलकर एक्सचेंज करना होगा कि क्या हो क्या रहा है वहां चीन के अंदर। क्या ये खाली अमेरिका की वजह से इतना सब ये वायलेंस वगैरह वो उनका चल रहा है, बढ़ रहा है अपने पड़ोसी देशों में, या कोई अंदरूनी वहां पे बदलाव आ रहे हैं कि उनकी वजह से वो कुछ अपने यहाँ इंटरनल नई पॉलिसी चेंजेस लाना चाह रहे हैं, पर्सनल चेंजेस लाना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से वो इस तरह के ये इरेशनल टाइप के एक्शन लेने में लगे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये भी बहुत आपने मुद्दा अच्छा इंपॉर्टेंट उठाया है कि ये खाली उसकी बात नहीं है कि ये तिब्बत में या शिनजियांग में या इनर मंगोलिया में या कहीं और देश और शहरों में हो इस तरह की बातें, लेकिन पूरे चीन के अंदर काफी फीलिंग्स उठी हुई हैं कि उनके यहाँ जो है बहुत कंट्रोल तरह तरह के चल रहे हैं। और शी जिनपिंग ने जिस तरीके से अपना चाइनीज ड्रीम को बदला है, चाइना को अपना एक अपनी पावर सारी परमानेंट अपने हाथ में रखने के लिए, और अपने सीनियर कुलीग्स को भी और चाहे आर्मी जनरल्स को भी उन्होंने जो है पनिशमेंट्स वगैरह दिए हैं हर तरीके से करप्शन के नाम पर। तो हम समझते हैं कि वहां पर काफी उनके खिलाफ फीलिंग्स भी उठी हुई हैं। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की बातें भी हों, लेकिन हमको सबसे पहली बात तो अपना ध्यान रखना है कि अपनी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, अपने को कैसे प्रोटेक्ट करें। और जो भारत को जो एक तरीके से इस समय मौका मिल रहा है, सब देश भारत के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, चीन से सताए हुए हैं, जो चीन को दूर रखकर भारत से अपने आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कंपनीज के साथ में भारत के साथ में अपना वो प्रोडक्शन शेयर करना चाहते हैं। तो भारत को उसमें देखना है किस तरीके से अगर हम माइनर पॉलिसीज ट्वीक करके अगर हम कर सकते हैं तो जरूर करें। जहां अगर मेजर पॉलिसी चेंजेस हैं तो वो मैं समझता हूं कि वो नहीं हो पाएंगी। जी, इसके साथ ही मैं आपसे अंत में यही पूछना चाहूंगी कि किस तरह से हम अपना जो इंपोर्ट बिल है वो चाइना से कम करें, अपनी डिपेंडेंसी कम करें, ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बाहर की दूसरी कंपनियां जो चाइना से हटना चाहती हैं वो इंडिया में आ पाए, हमारा जो इंटरनल हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो मजबूत हो पाए। किस तरह से हमें नीतिगत स्तर पर, पॉलिसी लेवल पर ईमानदारी बरतनी होगी अगर हम इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं? देखिए, दो बातें तो मेरे इमीडिएटली याद में आती हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, लेकिन उसमें एक ये एग्रीमेंट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आया हुआ है या बाहर से कोई अगर एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो हम उसको विड्रॉ ना करें। अब मुझे याद पड़ता है कि जापान ने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का करा है बुलेट ट्रेन के लिए। तो जैसे ही महाराष्ट्र में चुनाव के बाद में नई सरकार आई तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस प्रोजेक्ट को रोक देंगे। दूसरा मुझे पहले याद आता है कि दक्षिण कोरिया ने भारत में एक वो चीन की स्टील मिल्स वगैरह की इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई थी, तो भारत में उनकी कंपनी पॉस्को ने यहाँ पे काफी बड़ा $12 अरब का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया था।
लेकिन कितनी कोशिश करने के बाद 15-20 साल के बाद में भी वो नहीं कर पाए। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से जो अगर पॉलिसीज हम अपनाते हैं कम से कम उनका इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली हो जाना चाहिए। और दूसरा हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से जो और देश अपना चीन के साथ में, जैसे अमेरिका ने और जापान ने करीब $2 बिलियन का एनकरेजमेंट देने का प्रयास किया अपनी कंपनीज को चीन से हटने के लिए। तो हालांकि वो उनके फैक्ट्रीज को अपने देश के अंदर ले जाने के लिए दिया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनमें से कुछ फैक्ट्रीज देख रही हो, बात कर रही हो भारत के साथ में कि भारत में क्यों नहीं आके रहा जाए, क्योंकि उससे भारत का भी जो बड़ा मार्केट है वो मिल सकता है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी तो मार्केट और बड़ा होता चला जाएगा। तो हम समझते हैं कि दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से अगर और जहां कहीं भी पॉलिसीज इस तरह की बन रही हैं चीन से कंपनीज को हटाने की, तो क्यों ना, और खासकर जैसे ताइवान है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जिन पे चीन का डायरेक्टली, वियतनाम है, उन पे चीन का डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है, असर डाल रहे हैं, वो बहुत सख्त रवैया अपना रहे हैं। तो क्यों ना हम उनसे जो है अपने रिश्ते ज्यादा आगे बढ़ाएं और क्यों ना हम कोशिश करें कि वहां से खासकर आर्थिक रूप से तो हम सबसे पहले और धीरे धीरे और एरियाज में भी हम उनका सहयोग उनके साथ में बढ़ाएं। जी, तो तमाम देशों के साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक जो संबंध है उसकी हमें समीक्षा करनी होगी और आर्थिक मोर्चे पर चीन को जवाब देना होगा। एक मैसेज जरूर जाना चाहिए और आत्मनिर्भरता ही असली जवाब होगा उसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, हमसे बात करने के लिए और तमाम मुद्दों पर इतने विस्तार से। जी जी सर। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा था, थोड़ा कनेक्शन थोड़ा खराब होता जा रहा है। तो यही बात है कि आत्मनिर्भर हमको जरूर होना है, लेकिन ग्लोबल स्केल पे होना चाहिए उसका असर। और दूसरा, जो कोई भी अगर हमारे साथ में मिलकर चलने को तैयार है तो हमें उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। और पॉलिसीज में एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। एक बार पॉलिसी बन जाती हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। ये हम, और हमारे यहाँ जो इंटरनल मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो इंटीग्रेटेड नेटवर्क कैसे बनने चाहिए कि स्मूथ हो रहे, बहुत ज्यादा बैरियर्स ना हो। इसी तरह से जो और देशों के साथ में अगर नेटवर्क्स बनाते हैं तो वहां पर भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट्स का, टाइम बाउंड होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम चीन को रिप्लेस करना है तो चीन ने जो अपने अच्छे पॉइंट्स बना के जो स्टडी करने और उनको भी हमको जो है एक्सेल करना होगा, तभी जाकर सब हमको वो स्थिति मिल सकती है जो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है आत्मनिर्भर जो है कैंपेन सक्सेसफुल हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। मैं अपना इसको वो कर देता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ ताकि। धन्यवाद, थैंक यू।